मस्त और बेहतर होके ग्रामर रूल्स की सीरीज चले, टॉप 100 रूल्स कराने उसी में आपके पेपर में आ जाएंगे और एग्जाम रिलेवेंट ही लेकर के सारे के सारे रूल आ रहे हैं। एक्स्ट्रा मैं 2 से 3 और भी हर एक सेशन में डिस्कस करता चलता हूँ और बार बार कुछ पीछे की भी रिवाइव कराता चलता हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली आप सभी का जो भी डाउट है कमेंट में आस्क करिएगा। टॉप 5 है, टॉप 4 तक का पीडीएफ आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे मिल चुका है। आज के लिए कुछ एक ऑफर टाइप में भी है, मेरी तरफ से नहीं है तो मैंने कहा मतलब है मेरी तरफ से, लेकिन मैंने आप सभी को भी बता देना है वीडियो बीच में तो बता दूंगा। ठीक है, चलो रूल नंबर 41 क्या है, अगर किसी भी सेंटेंस में ओके कोई भी वाक्य है तो अगर आपको ओनली, ऑलमोस्ट, इवन का यूज समानता उन शब्दों से पहले किया जाता है जिसकी ये विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो ओनली ही लॉस्ट हिज टिकट इन द स्टैम्पेड। ओके, स्टैम्पेड आगे देखो मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस के लिए। मतलब इसका क्या रूल है, यहाँ पे क्या है, केवल जो ये वर्ड्स होते हैं ना केवल स्पेसिफिक उसी के लिए होते हैं जिसकी ये लाइक एडजेक्टिव टाइप है, किसी की विशेषता बताते हैं। ओके, जैसे कि ओनली हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, इवन हो गया, समानता उन शब्दों से पहले इनका यूज करते हैं जैसे किसी की विशेषता बताने के लिए यूज किए जाते हैं। टिकट, ओनली, ही लॉस्ट हिज टिकट, स्टैम्पेड। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, somebody reported to the contractor that his partner had died a week ago। ओके, प्रैक्टिस के लिए वो एक सेंटेंस भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। आगे फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे कुछ वर्ड्स है ना यहाँ पे, नेक्स्ट, अच्छा ठीक है यहाँ पे दैट का यूज फिर अपन गलत हो जाएगा। ओके, somebody reported to the contractor that his partner had did a week ago। पार्टनर के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए हम वो चीज स्पेसिफिक यहाँ पे बता रहे हैं। आई मीन कि ओनली हो, ऑलमोस्ट हो, किसी भी सेंटेंस में इवन हो, ऐसे ये रूल लिख दिया है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आप सभी के लिए। जो होते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बताता चलता हूँ कि वो उससे क्वेश्चन पक्का ही आने होते हैं। जैसे कि कंडीशनल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, फिक्स प्रीपोजिशन का मैं प्लान कर रहा हूँ कि लगभग 100 फिक्स प्रीपोजिशन आपको करा देने हैं, तो वो चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। उतना वो इंपॉर्टेंट नहीं था बट फिर भी याद रखिएगा, अगर कहीं पे आपको ओनली मिल जाए या फिर ऑलमोस्ट मिल जाए और उसके बाद इवन मिल जाए तो ऐसे वर्ड किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं। केवल ओनली मतलब केवल होता है, एवरीथिंग है, समथिंग है, एनीथिंग है, नथिंग के साथ आप यस का प्रयोग नहीं करते, जबकि ऑफ का प्रयोग करते हैं। एवरीथिंग्स ब्यूटी, ये आपका गलत है, एवरीथिंग्स ब्यूटी आपका गलत है। द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, ये बिल्कुल सही है। आपको एरर में ये सेंटेंस देगा कि द एवरीथिंग्स ब्यूटी, जो गलत होगा आपको सही कैसे करना है, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, ये बिल्कुल सही है। तो एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। ओके, तो अनिल गेट बंद कर दो। हाँ ठीक है, तो देखो एवरीथिंग हो गया, समथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया और नथिंग के साथ हम एस का प्रयोग नहीं करता है, जबकि ऑफ का प्रयोग करते हैं। समझ में आया आपको? आया होगा आई थिंक। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, इजी है। जब भी आपको ये वर्ड्स दिए जाएंगे, एरर में दिए जाएंगे, हमेशा आप समथिंग के साथ में समथिंग्स लिखा होगा, आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा भी ये गलत दे रखा है, तो कुछ नहीं, आपको इसको सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, जो सेंटेंस होगा उस बेसिस पे आपको बना देना है। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी, हमेशा इसको आपको देखने को मिल जाएगा। आपने नाउन टॉपिक पढ़ा होगा तो डेफिनेटली ये चीज अच्छे से पढ़ी होगी। क्वेश्चन यहां से क्या बन के आते हैं वो देखते हैं। शब्द का अंतिम अक्षर एस है, ठीक है, ओके, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते समय कॉमा एस नहीं लगाते हैं, केवल कॉमा का प्रयोग करते हैं। अगर भाई यहां पे अंतिम अक्षर यस से कोई खत्म हो रहा है, ओके, तो फिर आप क्या करोगे, एपोस्ट्रोफी का जो प्रयोग करते हो ना, ये जो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हो ना, कॉमा एस नहीं लगाते हो, ओके, केवल यहाँ पे कॉमा लगा देते हो। क्या प्रयोग करते हैं देखिए आगे, जैसे बॉयज, ये अब बॉयज जब यस से खत्म हो रहा है तो फिर कॉमा लगाने की आपको जरूरत है ही नहीं, मतलब ये यस एक्स्ट्रा लगाने की कोई इन दोनों की जरूरत है ही नहीं, वो ऑलरेडी सही था। ये देखो बॉयज यहाँ पे लिख रखा है, हॉस्टल, ये ऊपर वाले गलत दे रखे हैं, ये खैर ऑलरेडी सही है। गर्ल्स देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हॉस्टल सही है, केवल ये यस यस वाले का ही है। यहाँ पे देखो वो चीज मेंशन की गई है ना, गर्ल्स ये सही है, गर्ल्स, ऊपर वाला गर्ल्स गलत है। ओके, होटल बिल्कुल सही है, होटल भी यहाँ पे सही है, हॉस्टल लिखा था, हॉस्टल, ठीक है। चलो आगे यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ओके, तो बस ये है कि अगर किसी भी मतलब मीनिंग के अंदर में गर्ल्स लिखा है तो यस से खत्म हो रहा है तो फिर कॉमा लगा के आप फिर से यस नहीं लिखेंगे। ओके, कॉमा लगा के फिर से यस नहीं लिखेंगे, वही तो अपना रूल है। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते समय कॉमा एस नहीं लगाते, केवल कॉमा का प्रयोग करते हैं। चलो
आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देता हूँ, देखो जिनको भी मॉक लगाने हैं परीक्षा एप्लीकेशन पे लगा सकते हो, एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट अवेलेबल है। दूसरी बात, आज भर के लिए मैंने अपनी तरफ से किया है, हाँ उसमें कोई किसी का नहीं है, तो ये है क्या, वैसे वहाँ पे मॉक मिलते हैं 175 रुपीज में, हाँ और मान लो मैं उनको प्रमोट करता हूँ, प्रमोशन करता हूँ, सिंपल सी बात जनरल सबको बता देता हूँ। लेकिन फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन, आप अगर कोई ऑफलाइन मॉक भी बाई करते हो तो लगभग इतने का ही पड़ता है और डिलीवरी चार्जेस अलग लग जाते हैं, ठीक है। 20 मॉक टेस्ट है, फुल सॉल्यूशन मिलता है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में है। प्रैक्टिस करने के लिए आज भर के लिए मैंने अपनी तरफ से किया है कि वैसे इनका प्राइस 175 है, ठीक है, लेकिन आज अगर आप बाई करोगे तो आपको 150 रुपीज में टेस्ट मिल जाएंगे, या 149 बोल सकते हो, 149 आपको ज्यादा करके देखने को मिलता होगा। लेकिन ये 149 का कैसा मिलेगा आपको, उधर तो 175 ही पे करने होंगे उनको, लेकिन जो आज बाई करता है मैं अपनी तरफ से आपको 25 रुपीज दे दूंगा। अब ये कैसे मिलेंगे आपको वो भी मैं बता देता हूँ। ये मेरा यूजर नेम है टेलीग्राम का, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ @ANSU2091। टेलीग्राम पे चीज सर्च करोगे, अंशु चौहान अंशु के नाम से मेरा आईडी आ जाएगा, ठीक है। वहां पे आप मैसेज करिएगा, आज की डेट के स्क्रीनशॉट करिएगा, आज ही आपने किया, क्योंकि मुझे पता चल जाता है किसने कब किया है, किस नंबर से किया है, ठीक है। तो फिर मैं आपको 25 रुपीज तुरंत आपको फोन पेटीएम आप जो बोलोगे उससे कर दूंगा, अपनी तरफ से कर दूंगा, ओके। ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हाँ, बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा अपना, ऑनलाइन D50 जरूर यूज करना, ONLINE D50, इससे तभी तो छूट मिलेगी, ऑनलाइन D50 इसका यूज कर लेना तो 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तब 175 का टेस्ट मिलेगा और 150 रुपए आपको देने पड़ेंगे, 25 मैं दे दूंगा आपको वापस, ठीक है। आगे बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट रूल है, टू मच और मच टू में बहुत ज्यादा कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो टू मच के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि इनफ में बहुत कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इनफ के बाद एडजेक्टिव आता है कि इनफ के पहले आता है, इनफ के बाद नाउन आता है कि एडजेक्टिव आता है, भाई इनफ के बाद एडजेक्टिव आता है कि नाउन आता है, आपको पता है, बिल्कुल श्योर हो कि इनफ के बाद नाउन आता है कि एडजेक्टिव आता है, क्या आता है इनफ के बाद, ठीक है। तो मैं आज की बात, ये आपकी कभी गलती होगी ही नहीं। चलो अभी मैं क्लियर कर देता हूं। देखो जैसे यहाँ पे इनफ लिखा है ENOUGH, ठीक है। इनफ के बाद हमेशा नाउन आता है और इनफ से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। भैया याद कैसे करें, अभी याद करा देता हूँ। देखो इनफ है ना, इनफ में ई के बाद आपका क्या आ रहा है, NOU, ये देखो नाउन, बस काम खत्म। इनफ के बाद हमेशा NO मतलब नाउन, इनफ के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। कभी भी आप गलती इस पे नहीं करने वाले हो, इनफ के बाद हमेशा नाउन आता है आपका, ओके। तो इस पे गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे फिर से कर देता हूँ, आपका लिख देता हूँ, इनफ के बाद आपका नाउन आता है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे। ऐसे ही टू मच के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है, जबकि मच टू के बाद एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। हमेशा एरर में आपको देखने को मिल जाता है, टू मच देगा वहां पे मच टू का यूज करना होगा, ओके। तो मच टू के बाद आपका एडजेक्टिव आएगा और टू मच के बाद आपका नाउन आएगा, ओके। टू मच के बाद आपका नाउन आएगा और मच टू के बाद आपका एडजेक्टिव आएगा। जैसे यहाँ पे एरर देख लो, दे रखे हैं आई हैव टू मच डिफिकल्टी। अब डिफिकल्टी आपका नाउन है, ये सेंटेंस सही हो गया। अब इट इज मच टू डिफिकल्ट, एडजेक्टिव है, सही हो गया, ओके। तो बस ये याद रखना कि मच टू के साथ में आपका डिफिकल्ट एडजेक्टिव आता है और टू मच के साथ में नाउन आता है, ओके ठीक है। देखो अब याद कराने का वैसे ट्रिक बताऊं तो देखो, टू मच जैसे आपने लिखा है, टू मच के साथ में नाउन आता है, ठीक है ना। तो देखो बाद में यम आ रहा है, तो मान लो इसके पास वाला हो गया यन, इसके पास वाला हो गया यन, टू मच के साथ में नाउन। अगर ऐसे रिलेट करना हो कि हमेशा, जैसे इनफ वाला आप कभी नहीं बोलोगे, इनफ के बाद हमेशा नाउन ही आता है, ENOUGH, इनफ के बाद हमेशा नाउन ही आता है। ऐसे मच टू के बाद क्या आता है, मच टू, ठीक। तो टू डिफिकल्ट, अब एक आपने याद कर लिया तो डेफिनेटली दूसरा वही होना है, ठीक है ना। तो दूसरे में आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। आगे बढ़ता है नेक्स्ट की ओर। तो रूल 44 क्लियर है ना कि टू मच के बाद हमेशा नाउन, एम फॉर नाउन, और दूसरा मच टू के बाद एडजेक्टिव। थोड़ा सा ट्रिक से रिलेट करने की कोशिश की, आपको हमेशा याद रहे। आगे निम्न क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब जो यहाँ पे कुछ क्रियाएं दे रखा है, ठीक है, इनके बाद हमेशा क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, टू होता है प्लस V1 की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। इसमें से कुछ वर्ड आपको हमेशा प्रैक्टिस टेस्ट में देखने को मिल सकते हैं। रिमाइंड,
परमिट, कॉम्पेल और एडवाइस। ठीक है, एडवाइस मैंने आपको दोनों याद करा रखे हैं। कैसे? ADVISC और ADVICE। ठीक है, ये आपका वर्ब होता है क्योंकि वी के पास एस आता है, और ये आपका नाउन होता है क्योंकि सी के पास एन आता है, सी के पास एन आता है। खत्म। यस वी के पास आता है, एडवाइस कभी गलती नहीं करोगे। ऐसे ही प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक है, ये आपका क्या होता है? ये आपका वर्ब होता है, ये आपका वर्ब होता है, और ऊपर वाला आपका नाउन होता है। इसमें कभी भी गलती मत करना, क्योंकि फिलर में आपको देखने को फिल करने को आ जाएगा, और यही दोनों चीजें दी होंगी। तो आपको अगर ये चीज क्लियर होगी तो आप वहां पे कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो ऊपर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे कि रिमाइंड हो गया, फॉरबिड हो गया, परस्यूड हो गया, इनवाइट हो गया, अलाउ हो गया, कमांड, परमिट, इंस्ट्रक्ट, कॉम्पेल, आस्क, एडवाइस, etc। इनके साथ ऑब्जेक्ट +2 + V1 का हम यूज करते हैं। ओके, कुछ वर्ड्स यहाँ पे हमें दे रखे हैं, इनमें से महत्वपूर्ण कुछ वर्ड हैं, जैसे कि रिमाइंड हो गया, बहुत पूछता है आपको, परमिट वर्ड हो गया, कॉम्पेल लाइक फोर्स करना होता है, एडवाइस लाइक सलाह देना होता है, अलाउ भी यहाँ पे आप इसे कर सकते हो। ये 5-6 वर्ड कुछ ज्यादा ही जरूरी हैं, बाकी लिख यहाँ पे सारे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, रूल नंबर 46। उसका एग्जांपल भी अपने को यहाँ पे, प्लीज रिमाइंड मी टू पोस्ट दीज लेटर्स ऑफ माय रिलेटिव्स। ठीक है, अब सिंपल सा मैंने आपको क्या बताया, मी टू, देखो रिमाइंड आया, यहाँ पे रिमाइंड वर्ड आया है, रिमाइंड के बाद टू भी आया है, तो इसके साथ में आप क्या करोगे? देखो यहाँ पे ऊपर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। चल भाई, ऑब्जेक्ट +2 + V1 की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज किया जाता है, तो V1 टू पोस्ट दीज लेटर्स टू ऑफ माय रिलेटिव्स। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपका पोस्टेड करके कुछ गलती करके देगा। यहाँ पे आपका रिमाइंड वर्ड आ रहा था, तो मैंने बोला ना, ये वर्ड्स आपके यहाँ पे दे रखे होंगे, रिमाइंड हो गया, अलाउ हो गया, परमिट हो गया, ऐसे करके वर्ड आपको देगा। फॉर प्रैक्टिस के लिए प्लीज फॉरबिड हिम ... लाइक दैट। अब इसका आंसर आप सभी बताओगे। ठीक है, अब सिंपल सा है, रूल क्या है, टू डू होगा, टू प्लस यहाँ पे हिम है, ऑब्जेक्ट फॉरबिड भी वर्ड है ना ऊपर, आपने देखा होगा, फॉरबिड लाइक मना करना होता है। आपको दिखाता हूँ चल के, ये लिखा तो है फॉरबिड, देखो, तो फॉरबिड के साथ में ये ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट फॉरबिड के बाद आपका ऑब्जेक्ट +2 + V1 की फर्स्ट फॉर्म, तो 2 + V1 की फर्स्ट फॉर्म किस में आ रहा है? देखते हैं, ये देखो ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट थोड़ा मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मॉडल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मॉडल जैसे आपकी होती हैं, कौन कौन सी? देखिए, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट, मस्ट, डेयर नॉट, नीड नॉट, वुड, विल, शैल, शुड और टू नीड नॉट के बाद हमेशा V1 की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ये तो मैंने आप सभी को पहले भी बताया कंडीशनल सेंटेंस में, ये चीज मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, लेकिन आप फिर से देख लीजिए कि जो भी मॉडल वर्ब्स होती हैं उनके साथ में आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे, और इनका परफेक्ट बनाना है। ठीक है, तो इनके बाद हैव + V1 की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये तो दोनों के दोनों रूल आप सभी को अच्छे से मैं बता चुका हूं, और आपको समझ में भी होगा, पता भी होगा अच्छे से। कैसे, कब बताया भैया? देखो मैंने आपको ये नहीं बताया, अभी आ जाएगा, इससे पहले वाले लेक्चर में ही बताया, पीडीएफ में ऑलरेडी वो चीज लिख भी हुई है। जब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो इधर आप किसका? विल शैल का यूज करते हो। जब आपका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है इधर, तो आप वुड का यूज करते हो, वुड के साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। और जब आपका इधर सेंटेंस हैड होता है, हैड के साथ में V3 होता है, तो इधर आपका वुड हैव लगता है, वर्ब आपका वुड हैव दूसरे पार्ट में, और प्लस V3 आपका यूज किया जाता है। तो ये चीज मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस के तीनों रूल, वही चीज यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, और अगर आपको परफेक्ट बनाना है, मतलब पास्ट आई थिंक हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिसस्पेल्ड हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्या है? देखो, कभी भी लगातार दो मॉडल का यूज एक साथ नहीं किया जाता, जबकि किसी कंजक्शन से जुड़े हो तो किया जा सकता है। ठीक है, मॉडल हुए हैं ना, कभी भी दो मॉडल का यूज आप एक साथ नहीं करोगे। अगर वो कंजक्शन से जुड़ी हुई हैं तो आप उनका यूज कर सकते हो। ओके, कंजक्शन क्या होता है? आप कंजक्शन तो वर्ड सुना ही होगा। कंजक्शन क्या होता है? जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। वो कोऑर्डिनेट हो सकता है, वो सबऑर्डिनेट हो सकता है, फिलर ही होते हैं, और इससे और कुछ एक्स्ट्रा आपसे नहीं पूछेगा कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्या होता है। एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे कुछ ऐड भी कर दिया है, शी शुड मस्ट गो देयर, इनकरेक्ट है ये। ठीक है, शी शुड मस्ट गो देयर, यहाँ पे अब बोलोगे भैया गलती क्या है? देखो यहाँ पे दो मॉडल के एक साथ में यूज कर दिया, जबकि हमने बोला कि दो मॉडल का यूज कभी एक साथ नहीं करोगे, आप नहीं करोगे, नहीं तो गलती हो जाएगी।
ओके, तो सी शुड एंड मस्ट गो देयर, ये बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है। जब आपने एंड से जोड़ा तो आप कर सकते हो, क्योंकि एंड आपका एक कंजक्शन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है आपका एंड। आगे प्रैक्टिस के लिए सी वुड ब्रोक अ प्लेट, ब्रोक क्यों लगाया आपने, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन्होंने लगा रखी है, तो गलती करेंगे तुरंत आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, बाकी प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से पेपर निकल जाएगा भाई, टेंशन ना लो, ठीक है। आपके मॉक में जितने भी स्कोर आए मुझे बताना कमेंट में कि भैया कितना स्कोर आ रहा है, कहां पे गलती हो रही है, तो मैं वो चीज बताऊंगा कैसे आप कवर करो। अगर निम्न क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट पर्सन हो तो उससे पहले प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। अब जैसे ये आप सभी ने पढ़ा होगा, सजेस्ट है, पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले सम रूल्स यहाँ पे मैंने वो भी स्पेसिफिक लाइक फिक्स में ऐड कर दिए गए, लेकिन ये कुछ वर्ड है यहाँ पे, ये वर्ड दे रखे हैं, इनके बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट जो है वो एक मैन है, पर्सन है, तो डेफिनेटली जो आप वर्ब का यूज करेंगे ना, ठीक है, जो प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है इन वर्ड्स के बाद, जैसे कि से हो गया, सजेस्ट हो गया, पर्पज हो गया, लिसन हो गया, राइट हो गया, एक्सप्लेन हो गया। वैसे भी आपने ये सारे के सारे वर्ड पढ़े होंगे, रिप्लाई हो गया, स्पीक हो गया। फिक्स प्रीपोजिशन याद करोगे ना तो इन सभी के बाद टू ही आता है, फिक्स प्रीपोजिशन आप याद किया होगा आपने, तो इन सभी के बाद टू ही आता है। शी डिड नॉट रिप्लाई टू मी, शी डिड नॉट राइट अ लेटर, राइट टू अ लेटर, ओके, ऐसे करके आप यहाँ पे सारे के सारे ये सही कर दोगे। अगला रूल चलते हैं यहाँ पे, और ये थोड़ा सा लिखने में टाइम लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक तो एटलीस्ट कर ही दिया करो, और शेयर करने का मन हुआ करे तो कर सकते हो, वो भी नहीं तो कोई बात नहीं। शेयर करने से कुछ नहीं होता, उनसे बोल दो कि भाई इसे सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बोल दिया करो, जो भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अगर कोई सेंटेंस अंडर नो सर्कमस्टेंसेस हियर देयर से स्टार्ट हो, इनके बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, इंग्लिश में से इन्वर्जन के रूप में जाना जाता है। अब इन्वर्जन वाला बोलोगे भैया ये वर्ड तो हमने पहली बार सुना है, नहीं पहली बार नहीं सुना आपने, मैंने सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भाई को सब आ रहा होगा, ठीक है, कुछ को लिए मैं बोल रहा हूँ। इन्वर्जन क्या होता है, आपने हार्डली स्क्रैचली वाले रूल पढ़े हैं ना, ठीक है ना, सेम टू सेम वही है। हार्डली के साथ में हैड आता है, फिर आपका इधर फर्स्ट मतलब सब्जेक्ट आता है, फिर आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हमें करना है, ठीक। चलिए, तो इन्वर्जन का रूप में जाना जाता है। तो जैसे कि कुछ वर्ड हो, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस एक वर्ड है, देयर है, हियर है, देयर है, तो ये भी उन्हीं रूप में स्टार्ट होते हैं जैसे हार्डली स्क्रैचली वाले स्टार्ट होते थे, सेम टू सेम। आप उसी लिस्ट में इनको भी ऐड कर सकते हो, हार्डली हो गया, स्क्रैचली हो गया, नो सूनर वाला हो गया, वो वाले बस सेम टू सेम वही ये वाले सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वी कैन हेल्प यू इन दिस वर्क, ओके। चलिए, तो यहाँ पे गलती कर रखी इन्होंने, देखो आपको अब इन रुको एक सेकंड इसे क्लियर करके बता ही देता हूँ। हाँ चलो, देखो सिंपल सा होता है, जब इन्वर्जन का केस होता है तो जो सब्जेक्ट होता है ना वो आपका सब्जेक्ट वही रहता है जो वर्ड मतलब दे रखा है, जैसे हार्डली स्ट्रेसली इधर होता है, वैसे अंडर नो सर्कमस्टेंसेस हियर और देयर होगा, उसके बाद आपका वर्ब आता है, तो कैन बिल्कुल सही है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आती है। तो देखो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, उसके बाद सर वी इन्होंने गलत दे रखा है, आप कैन का यूज करेंगे, ओके। कैन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आपका, आपने पढ़ा है कि कैन कोड के साथ में कैन के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है बिल्कुल सही होगा, लेकिन यहाँ पे कैन पहले आएगा, वी बाद में आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। देखो ए ऑलवेज है, नेवर है, सेल्डम है, ऑफन है, ये कुछ वर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं, ओके। सेल्डम हो गया, ऑफन हो गया, का यूज मेन वर्ब के पहले किया जाता है। अब मेन वर्ब के पहले इन वर्ड्स का यूज करते हैं। अब आप प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस में इनका यूज करते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ओके। और मेन वर्ब से पहले किया जाता है, देखो जैसे मेन वर्ब ये दे रखी है गो, इससे पहले आपने सेल्डम का यूज किया, आई सेल्डम गो देयर, बिल्कुल सही सेंटेंस है। नेक्स्ट, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, देखो लिंक यहाँ पे है, और इससे पहले के 4 पार्ट वो ऑलरेडी अवेलेबल। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके सर हर एक एग्जाम के लिए रूल्स महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक ही व्यक्ति अवस्थ के 2 गुणों अवगुणों की तुलना की जाए तो इनके पहले मोहर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। आपको कंपैरेटिव डिग्री का रूल यहाँ पे फिर से हमने ले लिया है। अगर 2 व्यक्तियों के गुणों की तुलना की जा रही है तो आप सिंपल है, आप वहां पे मोर लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे। आई एम मोर स्ट्रॉन्गर देन इंटेलिजेंट, गलत है सेंटेंस। आई एम मोर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि डबल कंपैरेटिव का यूज कभी एक साथ नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। डबल कंपैरेटिव का यूज इन्होंने कर रखा है, ठीक है। मोर आपका कंपैरेटिव होता है तो मोर लगा करके आप स्ट्रॉन्ग, देन इंटेलिजेंट, बिल्कुल सही है।
प्रैक्टिस के लिए सी इज मोर वाइजर, फिर से वही चीज इन्होंने गलती करके दे दी, डबल कंपेरेटिव का यूज कर दिया जो गलत है, सिंगल कंपेरेटिव तो मोर वाइज होगा, बाकी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, अंजलि इज बेटर देन वाइज। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद। ठीक है, और कोई क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट में आस्क करिएगा। वीडियो को यहाँ तक देख कर आए हो तो अपने सजेशन बताओ, किसी भी टॉपिक में वीक हो, मैं PQRS का आप सभी का देख रहा हूँ तो मैं आपको PQRS से 2 दिन में करा दूंगा। ठीक, बाकी प्रैक्टिस टेस्ट का सेशन भी आज से अपन स्टार्ट करें, प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट करें, तो उसके लिए भी आप सभी रेडी रहिएगा, वो चीज भी आपकी अच्छी से अच्छी करा दी जाएगी। बाकी वीडियो को शेयर जरूर किया करिए दोस्त के साथ में, उन्हें बोल दिया करो को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तभी वो सब्सक्राइब करता है, नहीं तो ऐसे नहीं करते हैं। ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मौक लगाओ। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।